उन्होंने उनसे पूछा कि ये ट्रेन रायबरेली कब पहुंच रही है। तो कमलापति जी ने उनसे कहा कि मैडम अभी बताता हूँ आधे एक घंटे में। फिर उसके बाद उन्होंने रूट भी चेंज किया उसका, और जब वो ट्रेन रायबरेली पहुंचनी थी तो वो टाइम बताया उनको। तो कुछ लोगों के मन में आया कि कम वोटों से जीते हैं। इंदिरा जी हारे नहीं, तब भी किसी के मन में, विरोधियों के मन में भी नहीं रहता था, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति हो गई कि थोड़े थोड़े करके वो 77 का चुनाव हार गई। राजनारायण तो चुनाव जीतने के बाद भी राजनारायण ने कहा था यहीं एक आर्य समाज मंदिर के पास कि रायबरेली के लोग जब इंदिरा गांधी के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे, रायबरेली से नहीं लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे। तो इंदिरा जी रोने लगी, उनको इतना अफसोस हुआ। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि रायबरेली के लोग भी मुझे धोखा दे देंगे। तो आप समझिए जिसके दिल में इतनी पीड़ा रही होगी। तो इंदिरा जी किसी चीज़ को बख्शती नहीं थी। राजीव गांधी जी का तो नाम जब सुन लेते हैं, दिमाग में आता है, तो उतने बढ़िया, उतने प्यारे लीडर कहना नहीं चाहिए हमने दुनिया में नहीं देखा, कहीं दूसरे कंट्री में नहीं देखा। वो हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। तो वो पेन निकाल के दे दिया उन्होंने, राजीव जी ने। फिर उसके बाद एक लड़का था, उसने कहा भैया अंगोछा बहुत अच्छा है, अंगोछा दे दीजिए। तो बोले नहीं नहीं अंगोछा नहीं देंगे। वो ऐसे था, उसको लपेट लिया और लपेट लिया कस के। कस लिया। फटकार लगाती हैं, फटकार लगाती हैं, चाहे अगर गुस्सा किसी के ऊपर है दूसरी तरफ देख करके फटकार लगावें। लगा दूसरे को रही हैं, देख दूसरे की तरफ रही हैं। जैसे आदमी समझता है कि प्रियंका जी तो उधर मिल रही हैं और इधर लोग खड़े हैं, तो उनकी नज़र इधर भी रहती है। और इसीलिए सब लोग तुलना करते हैं कि इंदिरा जी और प्रियंका जी का फेस भी मिलता है, कार्य पद्धति भी मिलती है, गुस्सा भी मिलता है और खान पान में भी उसी तरह। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। गंगा यात्रा इस वक्त कांग्रेस के गढ़ में है। रायबरेली जिसे कभी ये कहा जाता था कि ये अजय किला है, और यहाँ पर चाहे हम फिरोज गांधी की बात करें या इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की, इनका एक बड़ा जनाधार हमेशा माना गया। तो यहाँ पर ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे किस्से कहानियाँ जो यहाँ की गलियों में है, यहाँ के सड़कों पर, आपको चौराहों पर लोग चर्चा करते मिल जाएंगे। तो वो किस्से कहानी क्या हैं, कैसे उनको समझे कि भाई इंदिरा गांधी का दौर क्या था, प्रियंका गांधी का दौर क्या है, राजीव गांधी जब आए थे तो क्या था। तो उन तमाम चीज़ों के लिए हमने वीके शुक्ला जी को पकड़ा है और इनसे हम समझेंगे, क्योंकि ये उस समय भी थे जब इंदिरा गांधी यहाँ पर आती थी, कार्यक्रम करती थी, और वो इमरजेंसी का टाइम, उसके बाद का चुनाव, और उसके बाद राजीव गांधी, प्रियंका गांधी को भी ये देख रहे हैं। 17 के चुनाव में ये जिला अध्यक्ष थे। तो इन्हीं से सुनते हैं, समझते हैं कि भाई वो दौर क्या था शुक्ला जी, और आज का दौर क्या है। इंदिरा जी यहाँ पे मैंने 75 से उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो इंदिरा जी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की थी और एक एक कार्यकर्ता की बातें सुनती थी, और ख़ास करके देश में जहाँ विकास हुआ वो तो हुआ, रायबरेली में भी उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई, जैसे टेलीफोन इंडस्ट्री लगाया, जिसमें रायबरेली के काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। और वो कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई बात कहता था तो उसको बड़े गंभीरता से लेती थी, और ख़ास करके अगर रायबरेली के विकास से जुड़ी बात है तो फिर वो उसको करती थी। शॉर्ट टेम्पर्ड थी, कभी गुस्सा करती थी या बस इशारों इशारों में अपनी बात कह के निकल जाती? इंदिरा जी जैसे कभी कोई कार्यकर्ता या कोई आदमी कोई गलत बात करवाना चाहे तो उसके लिए नाराज़ भी होती थी, लेकिन जहाँ समझती थी कि नहीं ये हमारा कार्यकर्ता या लोग एक समूह होता था कि दुखी हुए हैं, तो बाद में फिर उसके ऊपर मरहम भी लगाती थी, पुचकारती भी थी इंदिरा जी। यानी वो एक माँ के रूप में काम करती थी, जैसे कि बच्चे हों उनको कैसे डील करें तो इस तरह काम करती थी। कैसे मिले थे आप इंदिरा गांधी से, किस उम्र में मिले थे, कैसे जुड़ा हुआ? इंदिरा जी से तो उनके साथ मुझे मैं ट्रेड यूनियन देखता था, इंटक का जिला अध्यक्ष था, तो क्योंकि उनका आईटीआई से बहुत लगाव था। पहली फैक्ट्री बड़ी उन्होंने 73 में रायबरेली में लगाई थी, 23 अक्टूबर 1973 को। लेकिन मैं पढ़ता था तो एक सूची गांव है, वहाँ इंदिरा जी की मीटिंग लगी हुई थी। तो मैं स्कूल से आया, बच्चे जैसे जो होते हैं कि बड़े लीडर हैं, मीटिंग हो रही है, तो मैं पहुंचा वहाँ। तो उस समय मैं ये नहीं समझ पा रहा था, इंदिरा जी का नाम सुनता था, इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की। तो हम बैठे और अपने आतन आगे बैठे बिल्कुल, और एक तख्त पे वो खड़ी थी, भाषण दे रही थी। तो मैं उनको छूने की कोशिश करता था हाँ कि
ये हमें लोगों जैसी हैं या क्या हैं इंदिरा। इतना क्रेज था कि लोग उनको अलग समझते थे। यस यस, ऐसे समझते थे। तो जब उनको छू लिया तो बहुत खुशी हुई। मैं उस घटना को 68 की घटना है, लेकिन मैं कभी भूल नहीं पाया उस घटना। तो 8वीं क्लास में थे जब आपने पहली बार इंदिरा गांधी को छू के लगा कि हाँ ये सच में है। इतना क्रेज था उस समय। हाँ। अच्छा, उस क्रेज के बीच में बात ये भी होती कि जो वो कहती थी वो पूरा करती थी। और एक किस्सा ट्रेन वाला है कि कमलापति त्रिपाठी जब थे कि रायबरेली से वादा किया गया था एक ट्रेन का, लेकिन नहीं हुआ। तो वो किस्सा क्या है और कैसे वो कुछ घंटों में चीजें बदली? वो रायबरेली के हम सब यहाँ से लोग मिलने गए इंदिरा जी से। वो पता लगा कि काशी विश्वनाथ ट्रेन, उस समय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रेल मंत्री थे, तो ट्रेन तो चलाई बनारस तक की। इंदिरा जी ने कहा था बनारस के लिए दिल्ली से ट्रेन होनी चाहिए, जिससे एक तीर्थ स्थल जुड़ा रहे दिल्ली से, और वहाँ के लोग यहाँ में, यहाँ के लोग वहाँ जाएं। तो हम लोगों ने, रायबरेली के लोगों ने शिकायत किया कि वो एक ट्रेन चल रही है काशी विश्वनाथ, लेकिन वो रायबरेली से होके तो जा नहीं रही है। तो इंदिरा जी ने तुरंत पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को मिलवाया। वो पूछा, देखिए उन्होंने कहा नहीं कि रायबरेली से चलाइए कुछ करिए, उन्होंने उनसे पूछा कि ये ट्रेन रायबरेली कब पहुंच रही है। अच्छा। तो कमलापति जी ने उनसे कहा कि मैडम अभी बताता हूँ आधे एक घंटे में। फिर उसके बाद उन्होंने रूट भी चेंज किया उसका, और जब वो ट्रेन रायबरेली पहुंचनी थी तो वो टाइम बताया उनको। यानी कुछ बिना कहे बहुत कुछ कह दिया। ऐसे काम करवाती थी वो इंदिरा जी। हाँ, हाँ। तो मतलब कुछ घंटों के अंदर उन्होंने काम करा लिया, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं किसी किया, को कुछ पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं चला, और काम भी हो गया। जो जनता चाहती थी रायबरेली की, वो काम भी हो गया। ट्रेन वो काशी विश्वनाथ वाया रायबरेली जाने लगी। जी। लेकिन सियासी गाड़ी की जब बात करते हैं तो 1977 का चुनाव भी याद आता है, रायबरेली में जब इंदिरा गांधी हार गई थी। और 71 का चुनाव, उसके बाद कोर्ट कचहरी, उसके बाद 17 का चुनाव, राजनारायण उनकी अदावत की बात कही जाती है। वो सही में एक बड़ी अदावत थी। और ऐसा क्या हुआ था कि वो जो हार गए? क्योंकि आप लोग तो जमीन से जुड़े हुए थे उस समय, उनके साथी थे उस समय, पूरा माहौल जो था एक कैसे बदल गया था? देखिए, हमेशा लोग लीडर से, जो बड़े लीडर होते हैं उनसे नहीं नाराज़ होते, उनकी कार्य पद्धति से नहीं नाराज़ होते। जो बड़े लीडर और वर्कर के बीच की कड़ी होती है, जिसको आजकल की भाषा में सिस्टम कहते हैं, लोग नाराज़ उससे होते हैं। और कभी कभी वो लीडर को, बड़े लीडर को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, नुकसान हो जाता है। वही घटना उस समय हुई। इंदिरा जी को लोग बहुत चाहते रहे हैं, बहुत मानते रहे हैं। एक चाहे नेहरू ख़ानदान की वजह से समझिए, या रायबरेली के विकास में उन्होंने बहुत कुछ किया, शुरुआत किया। तो कुछ लोगों के मन में आया कि कम वोटों से जीते हैं इंदिरा जी, हारे नहीं, तब भी किसी के मन में, विरोधियों के मन में भी नहीं रहता था। लेकिन वो ऐसी परिस्थिति हो गई कि थोड़े थोड़े करके वो 77 का चुनाव हार गई। जनता चाहती थी कि वो जो एक समय था इमरजेंसी वाला, तो उसमें थोड़ी सी नकेल रहे कि निरंकुशता की जो तानाशाह कर जो एक आरोप लग रहा था, वो लोगों के जहन में था उस समय। जो सिस्टम बीच में है, जो कार्यकर्ता और नेता के बीच में है, वो गड़बड़ ना करे। गड़बड़ सिस्टम है तो उसको चेंज करे लीडर। रायबरेली की जनता ने सबक तो सिखाया। जनता ने सबक क्या सिखाया, उसके बाद दूसरे दिन लोगों के यहाँ खाना नहीं बना। इतना अफसोस हुआ रायबरेली के लोगों को। तो हराने के बाद अफसोस भी किया रायबरेली ने। हाँ, बहुत अफसोस किया, थोड़ा नहीं बहुत अफसोस किया। और जब असेंबली का चुनाव हुआ तो रायबरेली से 8 असेंबली जिता करके भेजा। आप समझिए कि थोड़े दिन के अंतर पे, साल भर भी ना हो, और इंदिरा जी जैसे लीडर हार जाएं, उसके बाद असेंबली पूरे जीत करके चली जाए, तो ये अफसोस ही की तो बात किया था। लोगों ने उसका रिएक्शन दिया, लेकिन चीज़ें निकल गई थी। आंदोलन कैसा था? राजनारायण जब उस समय आंदोलन यहाँ पर चला रहे थे। एक्चुअल में राजनारायण तो चुनाव जीतने के बाद भी राजनारायण ने कहा था यहीं एक आर्य समाज मंदिर के पास कि रायबरेली के लोग जब इंदिरा गांधी के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। तो गाली बकते थे राजनारायण, उस समय भी गाली बका, और वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। और जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो अभद्र भाषा के प्रयोग में चुनाव जीत गए। और इंदिरा जी सिस्टम से नाराज लोगों की वजह से इंदिरा जी चुनाव हार गई। तो नहीं, उस समय वो कभी चुनाव जीतने, असेंबली भी नहीं जीत सकते थे राजनारायण जी। वो इमरजेंसी का जो टाइम था, उसका असर आम लोगों के बीच में तो रहा होगा ना, चर्चा रहा उसका बड़ा तगड़ा असर। उसका असर इसलिए रहा कि जैसे उस समय परिवार कल्याण नियोजन चलता था, तो कर्मचारियों ने नेता या सरकार को खुश करने के लिए ढेर सारे गलत काम किए, और उसका रिएक्शन जनता में हुआ, और जिसका भुगतान पार्टी या सरकार को करना पड़ा।
ये हुआ है। तो 77 का चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी 80 में चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं, लेकिन 2 जगह से चुनाव लड़ती जी हैं, जी जी। एक रायबरेली, साउथ से, एक रायबरेली से। हाँ। चिकमंगलूर से और यहाँ से। लेकिन वो रायबरेली ही क्यों छोड़ती? मतलब ये सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहा होगा कि जब इतना प्यार मिला, इतना लंबा साथ रहा, घर कहते थे इंदिरा गांधी का ये है। मैं उस समय इत्तेफाक से साउथ भी गया। मैं टेलीफोन इंडस्ट्री में यूनियन का अध्यक्ष था, तो हमारी मीटिंग बेंगलोर में होती थी। तो दोनों में अंतर मैं बता रहा हूँ। जब मैं रायबरेली वहाँ गया बेंगलोर मीटिंग में, तो मार्केट में गया, जैसे लोग भाषा समझ जाते थे, आउटसाइडर हैं, तो दुकान वालों ने, लोगों ने, भाई आप लोग कहाँ से आए हैं। जब रायबरेली का नाम बताएं तो वो लोग इतने नाराज़ होते थे, कहते थे हम लोग इधर इंदिराम्बा का फ़ोटो लगा के चुनाव जीतता है और आप लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। कहने मतलब वो रायबरेली से इतने उधर के लोग नाखुश थे। वो लोग साउथ को लोग भी बहुत चाहते थे, जहाँ इधर के लोग बहुत चाहते थे। जीतने के बाद रायबरेली की सीट छोड़ने का क्या मतलब था? अब मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन इंदिरा जी को दुख बहुत हुआ। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ जो शायद कम लोगों को पता है। इंदिरा जी जब नॉमिनेशन करने चिकमंगलूर जा रही थी, तो उन्होंने एक थे हमारे बनारस के लीडर थे, बहुत सीनियर लीडर थे, देखिए नाम उनका जवान पे भी आ जाएगा। तो उनको बुलाया, सुबह नॉमिनेशन करने जा रही थी, और उनसे बोली कि पहले बताया नहीं कि कहाँ चलना है। फिर उनको ले कर के जब हवाई अड्डे की तरफ जाने लगी, तो उन्होंने पूछा मैडम चल कहाँ रही हैं, बताया नहीं कहाँ चल रहे हैं। तो बोले चल रहे हैं साउथ। क्या करने? तो बताए नॉमिनेशन करने। तो उन्होंने पूछा अरे मैडम आप रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, वहाँ से लड़ेंगी? तो इंदिरा जी रोने लगी, उनको इतना अफसोस हुआ। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि रायबरेली के लोग भी मुझे धोखा दे देंगे। तो आप समझिए जिसके दिल में इतनी पीड़ा रही होगी। तो इंदिरा जी किसी चीज़ को बख्शती नहीं थी, उनके अंदर आदत थी। और इसी एक भावनात्मक, उन्होंने रायबरेली का काम नहीं रोका। उन्होंने रिजाइन करने के बाद भी, उस समय टेलीफोन इंडस्ट्री में सेकंड फेस आना था, जिसको जनता दल की सरकार में बिजलाल वर्मा संचार मंत्री थे, वो उठा करके होशंगाबाद ले गए थे, बाउंड्री बन गई थी। और इंदिरा जी यहाँ के कर्मचारियों के बीच में रात को 12 बजे भीगते हुए मीटिंग किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार आई तो ये क्रॉसबार होशंगाबाद से उठ के यहाँ आएगा। और वो क्रॉसबार उन्होंने लगाया, और 1 अप्रैल 1984 जो उनकी लास्ट रायबरेली की विजिट थी, उसमें उसका लोकार्पण करने आई। नहीं, वो बात तो पूरा किया, काम भी पूरा किया, लेकिन दुखी उस हार से बहुत थी। उस हार से इतनी दुखी हो गई थी, और उसी के कुछ साल बाद मतलब उनका निधन हुआ। हाँ, उसी साल अक्टूबर में उनकी मृत्यु अक्टूबर में हुई थी। 84 अप्रैल में यहाँ आई थी, 6 महीने बाद ये खबर आती है। जी, जी, उस बीच नहीं आना जाना हुआ। अच्छा, हाँ, वो लास्ट विजिट ही थी रायबरेली की। इंदिरा जी की 1 अप्रैल 1984 लास्ट विजिट थी। तो जो सबसे खास याद अगर हम इंदिरा गांधी की कहें, रायबरेली से जुड़ी हुई, जिसको लोग याद करते हो, पुराने लोग, अभी नए लोगों को तो नहीं ज़्यादा पता होगा, तो वो कौन सी सबसे खास बात? रायबरेली में सुंदरीकरण का काम चल रहा था, और बहुत पुराने लोग थे, हमसे पहले जो जिलाध्यक्ष थे मिश्रा जी, वो सब मिलने गए कि इसमें तमाम दुकानें टूट रही, ये टूट रहा है, सड़क, मकान गिर रहे हैं, दुकान गिर रही हैं। तो इंदिरा जी ने कहा कि तुम लोग सुधरोगे नहीं, हम वैसे छोड़ देते हैं, हम रायबरेली को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम एक नई रायबरेली बना देंगे, जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, तो नई रायबरेली बसा देंगे। तो जो आजकल प्रगतपुरम है, उधर उन्होंने नक्शा उक्सा का भी किया एक बढ़िया सेटअप बनाने के लिए। तो लेकिन उसके बाद वो गुस्सा भी होती थी, फिर खुश भी हो जाती थी। लोगों को, कार्यकर्ताओं को या रायबरेली के लोगों को बहुत मानती थी, वो नाराज़ नहीं करना चाहती थी। बाद में उन्होंने उसको रुकवा भी दिया, बोले अब इसको हम रुकवा देते हैं, नई रायबरेली बसाएंगे। यानी दोनों काम हुआ, गुस्सा भी हुई और जो लोगों की डिमांड थी उसको भी पूरा किया। गुस्सा उनको आता था। हाँ, गुस्सा काफी आता था आपकी बात। हाँ, जहाँ गुस्सा होती थी। तो राजीव गांधी उसके बाद आते हैं। जब इंदिरा गांधी गई तो यहाँ पे राजीव गांधी एक्टिव हुए। राजीव गांधी के नेचर की अगर हम बात करें, उनकी कार्यशैली की, तो वो इंदिरा से कितनी जुदा थी, और यहाँ जब आए थे, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली थी उसके बाद, तो कैसे उन्होंने यहाँ संभाला और कैसा जनता का रिस्पॉन्स था?
राजीव गांधी जी का तो नाम जब सुन लेते हैं, दिमाग में आता है, तो उतने बढ़िया, उतने प्यारे लीडर कहना नहीं चाहिए। हमने दुनिया में नहीं देखा, कहीं दूसरे कंट्री में नहीं देखा। वो हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे हमेशा। कभी उनको हमने नाराज़ होने की पोजीशन में नहीं देखा, और वो हमेशा खुश रहते थे। अच्छा, उनको गुस्सा नहीं आता था? ना ना, कभी नहीं देखा। वो अगर किसी चीज़ से वो भी होते थे तो मुस्कुरा के ही जवाब देते थे, मुस्कुरा के ही कहते थे। और इधर अमेठी में तब सलोन और तिलोई दो कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली ज़िले में थी, लेकिन अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में थी। तो हम सब लोग रहते थे उनके प्रोग्रामों में, खास करके सलोन और तिलोई क्षेत्र में। तो गाड़ी वो खुद ड्राइव करते थे, गाड़ी ड्राइव करते थे, और रास्ते में जहाँ भी आदमी मिले रुक जाते थे। यहाँ तक कि दुकानों पे छोटी छोटी कहीं जलेबी खाते थे, कहीं चाय पीते थे। मुझे एक बार कि इतना वो जनता से, बच्चों से प्यार करते थे, मुझे याद है कि रास्ते में कुछ हमारे यूथ के बच्चों ने रोका उनको, और रुके, हंसने लगे, बोले बताओ भाई क्या है, कैसे हो तुम लोग? तो कहें ठीक है भैया, सब तो ठीक है, लेकिन ये पेन आपकी बहुत अच्छी है, दे दीजिए। तो वो पेन निकाल के दे दिया उन्होंने, राजीव जी ने। फिर उसके बाद एक लड़का था, उसने कहा भैया अंगोछा बहुत अच्छा है, अंगोछा दे दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, अंगोछा नहीं देंगे। वो ऐसे था, उसको लपेट लिया और लपेट लिया कस और के। कस लिया। बोले ये नहीं देंगे, बोले डस्ट बहुत होती है। फिर तो ऐसा लपेट क्यों लिया? और मतलब वो कि मुँह लगे लड़के होते थे, इतना इतना कहने लग, वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी कहने लग ये स्थिति होती थी, इसलिए कि कहीं वो खींच के निकाल ना ले जाए। अच्छा, तो देखिए राजीव गांधी डर गए कि पेन तो मांगा, चलो दे दिया, लेकिन गमछा नहीं देंगे, और गले में उसको ढंग से लपेट लिए। डस्ट की वजह से कि दुल जी 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 जी। अच्छा, अब राजीव गांधी भी नहीं है, तो अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात आती है, क्योंकि रायबरेली से बड़ा एक रिश्ता रहा है, एक फैमिली टर्म्स बोलते हैं। जी, अब जी। प्रियंका गांधी शुरू से रही भी हैं। अब प्रियंका गांधी की अगर हम देखें, तो प्रियंका गांधी के लिए यहाँ के लोग भी कहते हैं, और कई जगह नारे लगते रहे हैं कि प्रियंका नहीं आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। तो यहाँ पर तुलना बहुत ज़रूरी हो जाती है, कि हम सब लोग तो मतलब इस जनरेशन के जो लोग हैं शायद इतना नहीं जानते होंगे, आप बेहतर बता सकते हैं कि तुलनात्मक तौर पर वाकई में क्या मतलब चीज़ें एकदम एक जैसी हैं, वो बिल्कुल वाकई में छाप है इंदिरा गांधी से बिल्कुल एक जैसी हैं, या फिर जुदा हैं, और जुदा हैं तो किन मायनों में? अब जैसे मैंने कई चीज़ देखा है, और मैं तो हमारी जो नेता हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, इनके साथ मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, और संगठन में इनके पहले उपाध्यक्ष भी जिले का रहा, संगठन का इंचार्ज रहा। तो जिला अध्यक्ष में 3 साल रहा, 3 साल मैंने बतौर जिला अध्यक्ष काम किया। और हमारे टेन्योर में यहाँ की सभी सीटें हमने जीती भी, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे पार्लियामेंट। एक सीट निकली है केवल, रायबरेली, लास्ट पार्लियामेंट उसमें इलेक्शन में रायबरेली की ही सीट निकली पूरी यूपी में। तो मुझे काम करने का इनके साथ भी बहुत मौका मिला। और गुस्सा इनको भी आता है इंदिरा जैसा? वही मैं बता रहा हूँ। मैं बैठा था स्टेज पे चुनाव जीतने के बाद, ये इलेक्शन के बाद की घटना है, और मैडम बैठी थी आदरणीय सोनिया गांधी जी, क्योंकि वो चुनाव जीती थी, आभार व्यक्त करने आई थी। तो प्रियंका जी आई, तो भाषण हो रहे थे सबको आभार देने के लिए। तो थोड़ा सा वोटों का मार्जिन कम हुआ, हम लोग सोचते थे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तो मैडम तो खुश थी कि भाई आपने यूपी में एक सीट निकली, वो भी मेरी, और इसके अलावा सीट नहीं निकली, तो यहाँ की जनता ने हमारे लिए बहुत काम किया, तभी ये सीट जीती है। नहीं इस हवा में तो ये सीट भी नहीं निकलती, क्योंकि बगल में अमेठी हार गए थे। तो समझ ही सकते हैं कि अमेठी हार गए तो रायबरेली जीत गए, तो रायबरेली के लोगों ने काम किया। लेकिन प्रियंका जी नाराज़ थी, वो मार्जिन की वजह से। तो उन्होंने अपना गुस्सा अपने भाषण में दिखाया। हाँ, तो फटकार उठकार लगाती थी कार्यकर्ता? हाँ, फटकार लगाती हैं। चाहे अगर गुस्सा किसी के ऊपर है, दूसरी तरफ देख करके फटकार लगावें, नहीं लगा दूसरे को रही हैं, देख दूसरे की तरफ रही हैं, तो ऐसे भी फटकार लगाती हैं। संदेश वाला गुस्सा? हाँ, संदेश नहीं चला जाता है, संदेश डायरेक्ट नहीं बोलती हैं? हाँ, डायरेक्ट नहीं बोलती हैं, नाखुशी भी, लेकिन पुचकारती भी उतना, बाद में कहती भी कि ये मेरा हक है कि नहीं, पूछती भी है कि मैं गुस्सा हो सकती हूँ कि नहीं। तो जब पूछती हैं गुस्सा होने का, इसका मतलब गुस्सा होती हैं। तो लेकिन वो जनता से बहुत प्यार भी करती हैं, और एक एक वर्कर की मुझे तो ढेर सारी चीज़ है। आज भी
लीडर और कार्यकर्ता के बीच में आज भी सिस्टम है, वो हमेशा वर्कर की सीधे बात सुनना चाहती हैं। कई घटनाएं हुई, जैसे आदमी समझता है कि प्रियंका जी तो उधर मिल रही हैं और इधर लोग खड़े हैं, तो उनकी नज़र इधर भी रहती है। ये भी देखती हैं कि कोई बड़ा लीडर छोटे कार्यकर्ता को क्रस तो नहीं कर रहा है, शोषण तो नहीं कर रहा है। इतना बहुत तीक्ष्ण नज़र है इनकी, और इसीलिए सब लोग तुलना करते हैं कि इंदिरा जी और प्रियंका जी का फेस भी मिलता है, कार्य पद्धति भी मिलती है, गुस्सा भी मिलता है। गुस्सा भी मिलता है, और खान पान में भी उसी तरह। खान पान की बात करें तो कैसा, मतलब क्या खान पान है? इंदिरा गांधी को क्या पसंद था? तो देखा है कि ये परिवार ही वैसा है कि आम गरीब जो खाते हैं वही खाना इनको भी पसंद। स्पेशल रायबरेली जब आती थी इंदिरा गांधी तो कुछ खास उनके लिए होता था क्या इंदिरा गांधी? हमने तो उनको हमेशा, जैसे जो यहाँ के लोग दाल चावल खाते हैं वही पसंद है, उनको भी खाने में दाल पसंद थी। इंदिरा जी को भी अरहर की दाल वगैरह, चाहे उनके वहाँ के कुक बनाओ चाहे यहाँ के लोग। और मैंने यही खाना देखा राजीव जी को भी खाते हुए, बड़े प्रेम से खाते हैं और सबके बीच में मिक्सअप होके खाते थे। वही मैंने मैडम को भी देखा। अब ये तो बात हो गई कुछ इंसिडेंट जो इस परिवार से जुड़े हुए घटनाएं। हालात लेकिन बदल गए। इंदिरा से राजीव से प्रियंका गांधी आते आते चीजें बहुत बदल गई हैं, और कहा जा रहा है कि कमजोर हो गई है कांग्रेस, और अति कमजोर हो गई है ये कहा जा रहा है। क्योंकि 12 का आप चुनाव देखिए, उसके बाद 17 का देखिए, और उसके बाद अभी लोकसभा का चुनाव जो था, सोनिया गांधी जीतती भले लेकिन अमेठी हार जाते हैं, क्योंकि ये पूरा एक ही माना जाता है ना, पूरा ही घर माना जाता है। तो हालात इतने खराब हुए तो उसके पीछे वजह क्या है और कैसे ठीक हो पाएंगे? कितना दौर बदलता चला गया, क्यों लोगों की सोच बदलती गई? क्या युवाओं को जोड़ नहीं पाए? वो जो पंक्ति थी वो आज भी है लेकिन आगे नहीं जुड़ पाए। देखिए, ये थोड़ा से फर्क पड़ा उस समय से जब वीपी सिंह थे। वीपी सिंह ने कांग्रेस में रह करके ही कांग्रेस को तोड़ा, और उसके बाद मंडल और कमंडल शुरू हुआ, तो वो दौर आया तो जिससे कांग्रेस तो तब से कमज़ोर होना शुरू हुई। उसके बाद फिर हमारे लीडरों ने संभाला उसको, लेकिन उस तरह नहीं संभल पाई, क्योंकि जो अगला दौर शुरू हुआ वो जातिवाद का दौर शुरू हुआ। कुछ लीडर जातिगत पैदा हो गए, तो प्रदेशों में इस तरह कांग्रेस टूटती गई, कमज़ोर होती गई। क्षेत्रीय पार्टियों का जब विकास हुआ इमरजेंसी के बाद से, वहीं से धीरे धीरे कमजोरी शुरू हुई। कांग्रेस कमज़ोर हुई। उसमें जो कांग्रेस के जुड़े लोग थे, पहले तो सब कांग्रेस से जुड़े थे, फिर अलग अलग पार्टी में तो वो देखा तो कोई अगर दलित है तो दलित का लीडर अगर कोई आ गया उधर भग गया, उन्होंने सब्ज बाग दिखाए। कोई जब मंडल का मंडल आया तो जबकि ये कांग्रेस की ही नीति थी, इंदिरा जी की ही ये दी हुई चीज़ें थी कि ये जो मंडल आयोग वगैरह हुआ, लेकिन उसको वीपी सिंह ले उड़े और कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गए। बाद में वो सब चीज़ें कुछ हुई नहीं, ख़त्म हो गई। लेकिन एक सवाल है कि इंदिरा गांधी तक तुष्टिकरण कितने आरोप मिले जितने राजीव गांधी तक आते आते लग गए, और वो आज तक चल रहा है। जैसे आपको मैं बताऊं, उस समय देखिए बोफोर्स का मुद्दा कितना उठा था, उसी पे कांग्रेस की राजीव जी की सरकार गई थी, लेकिन क्या उसको कोई साबित कर पाया? तो ये हिंदुस्तान में जैसे कोई हवा उड़ गई तो लोग उसको ले उड़ते हैं, उसी पे सरकारें चली जाती हैं, उसी पे लोग चले जाते हैं। नहीं, आप देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक समय आज़ाद हुए, लेकिन पाकिस्तान में देखिए मिलिट्री हावी हो जाती है, और पाकिस्तान में मिलिट्री राज हो जाता है, जो सत्ता पे बैठे रहते हैं वो मरवा दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र लोकतंत्र आज भी जिंदा है। ये तो सवाल वैसा था, लेकिन आप क्योंकि वी के शुक्ला जी हैं तो लास्ट सवाल ये, ब्राह्मण कभी कांग्रेस का एकदम कोर वोटर होता था उत्तर प्रदेश में, आज एकदम अलग दिखाई देता है, तो क्या इस बार इस नई लीडरशिप के जरिए उम्मीद है कि ब्राह्मण जुड़ेंगे? मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए भी कि जो इस समय की सरकार है भाजपा की सरकार है, और लोग ये समझते हैं कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस सरकार में ही ब्राह्मणों के साथ अत्याचार भी बहुत हुआ है, ब्राह्मण यूपी में मारे भी बहुत गए हैं, और कांग्रेस लगभग 30-32 सालों से यूपी में है नहीं। तो जब मायावती का आया तो उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि इतनी सीटें देंगे, ये देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 2007 में तो मतलब सरकार बनवाई थी ब्राह्मण ने, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। इसीलिए कह रहे हैं शुक्ला जी को क्या लगता है, क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मण वोट जो है बहुत डिसाइडिंग वोट हो जाता है ना? तो इस बार जो है, जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है, वो भी अभी भी एक जाति और वैसे लोगों को संगठित कर रहे हैं, तो ब्राह्मण जाएगा तो कहाँ जाएगा?
तो ये घूम फिर करके मुझे भरोसा है, और प्रियंका जी की जो नीतियाँ चल रही हैं, जिस ढंग से वो सब लोगों को जोड़ के चल रही हैं, मुझे तो भरोसा है, इतने दिन का जो मैंने देखा है राजनीति का सफ़र, तो मुझे उम्मीद है कि ब्राह्मण कांग्रेस से बहुत जुड़ेगा इस बार। शुक्रिया शुक्ला जी। वीके शुक्ला जी थे, इनसे हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि रायबरेली आइए तो कांग्रेस का इतिहास भी समझिए, और जो तीन यहाँ पर पीढ़ियाँ थी उनको भी समझिए, उनकी समानताएं, उनकी असमानताएं, उनके प्रति लोगों का जुड़ाव। तो इंदिरा गांधी के किस्से कहानी जो बहुत इंटरेस्टिंग थे, जो अलग थे, कि कैसे वो बहुत सख्त मिजाज की मानी जाती थी, गुस्से वाली मानी जाती थी, राजीव उतने ही नरम माने जाते थे, यहाँ के लोगों ने उनका वो रूप देखा। और अब प्रियंका गांधी, तो हमने ये कोशिश की कि आप तक कुछ सियासी किस्से पहुंचा सकें, और बाकी जनता का मूड तो हम आपको बता ही रहे, तो बने रहिए यूपी तक के साथ।